नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में, जहाँ पे आपको मिलते हैं 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की क्लास BSc सेकेंड ईयर की है। पहले दो क्लासें हो चुकी है। हमने टॉपिक पिछली क्लास में डिस्कस किया था अवकल समीकरण का निर्माण, कि किसी भी अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था, तो अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से गुजरते हैं तथा जिनके केंद्र y अक्ष पर है। ठीक है, तो एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है, वृत्तों का कुल है या वृत्तों का परिवार है। उसमें क्या है कंडीशन कि उन सबके केंद्र y अक्ष पर है और वो मूल बिंदु को टच कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो ध्यान दें क्या है कंडीशन कि केंद्र y अक्ष पे है, तो ये ले लिया मैंने केंद्र y अक्ष पे, और यहाँ टच कर रहे हैं मूल बिंदु पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये वृत्त है, बड़ा भी हो सकता है, y अक्ष पे कहीं भी हो सकता है ना भाई, केंद्र मूल बिंदु को टच कर रहा हो तो देखो इस तरीके से, इससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो जनरल इसी टाइप के सर्कल्स कि केंद्र y अक्ष पे है और मूल बिंदु को टच कर रहे हैं। सेम टू सेम नीचे भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि y अक्ष तो पूरा है, तो यहाँ भी हो सकते हैं सेम टू सेम, इधर भी। तो इस तरीके से, तो इन सर्कल्स की बात हो रही है कि जिनका केंद्र तो कहाँ पे हो, y अक्ष पे, और वो जो मूल बिंदु को टच करते हो। तो ये हो गई फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसकी की बात कर रहे हैं, जिसकी हमें अवकल समीकरण निकालनी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी है जिसकी। तो इस वक्र कुल की अवकल समीकरण निकालनी है आपको। ठीक है, तो मैं एक वृत्त ले लेता हूँ इसमें से, कोई भी स्विच। ठीक है, तो देखो जनरली जब केंद्र y अक्ष पे होगा तो उस केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, k। इसी टाइप से लेंगे, क्योंकि ये k अब आर्बिट्रेरी है, स्विच अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो k की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी तो ये सेंटर चेंज हो जाएगा, कि 1 हुआ तो मान लो यहाँ कहीं, 2 हुआ तो यहाँ कहीं, 3 हुआ तो यहाँ कहीं, तो मिल जाएंगे सारे सर्कल्स। ठीक है, इस सेंटर के अकॉर्डिंग। तो अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से। तो इन सर्कल्स की बात हो रही थी, तो अब देखें आप, तो ये ले लिया मैंने 0, k, ये सर्कल है। ठीक है, जिसकी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, अवकल समीकरण। तो देखो ये ओरिजिन को टच कर रहा है, मूल बिंदु को, ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र। ठीक है, तो ये हो गई सरकमफ्रेंस, परिधि। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि परिधि से, ठीक है, तो परिधि से केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाती है, त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, और देखो यदि ये पॉइंट के है या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, के ही होगी। कि यदि इस बिंदु का निर्देशांक के है तो इसका मतलब ये दूरी कितनी है, के। ठीक है, तो केंद्र आपको दिख रहा है 0, k। त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र की वृत्त के परिधि से दूरी। तो वृत्त के केंद्र की वृत्त की परिधि से दूरी कितनी है, इतनी, और ये किसके बराबर है, k के। तो यहाँ त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, k। ध्यान रहे। ठीक है, और अब वृत्त का समीकरण लिखेंगे हम। तो वृत्त का समीकरण ध्यान दो, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या r हो, उसका समीकरण केंद्र त्रिज्या रूप में क्या होता है भाई, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो वृत्त जिसका कि केंद्र h, k हो और त्रिज्या क्या हो, r, उसका समीकरण ये होता है x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे आप केंद्र देखोगे ना, तो केंद्र h के, जबकि यहाँ पे क्या है 0 k, त्रिज्या r इस वृत्त की, यहाँ पे त्रिज्या k। तो इसका समीकरण लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, वृत्त का
केंद्र 0, k तथा त्रिज्या बराबर k है। ये ठीक है, वृत्त हमने बना ही लिया। तो समीकरण, तो इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि देखो h, k, तो h की जगह तो 0 दिख रहा है, प्लस y माइनस k की जगह k ही है, तो y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या भी k ही है, तो बराबर k स्क्वायर। क्लियर? तो ये वृत्त का समीकरण आया है। तो कैसे आया कि हमने पहले तो वृत्त बनाया कि एक्चुअल में कौन सा वृत्त होगा जिसके बारे में पूछा है, तो ये वृत्त था वो के हमने कोई कांस्टेंट ले लिया y अक्ष पे, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, रेडियस भी कही हो गई, त्रिज्या भी कही हो गई, और ये फॉर्मूला में पहले से पता है 11th क्लास से ही, ठीक है, कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की कोई भी एक वृत्त जिसका कि केंद्र एच के हो, त्रिज्या आर हो, तो उसका समीकरण ये होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कंपेयर करके देख लेंगे कि केंद्र 0, k, तो h की जगह 0, k की जगह k ही है, त्रिज्या r, तो r की जगह k। ठीक है, तो हमें वृत्त का समीकरण मिल गया। क्लियर? आगे सोल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के वाई प्लस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2k को आप उधर ले चलो तो प्लस वो बराबर 2k। क्लियर? 2k। ठीक है, अब ये समीकरण है और इससे आपको अवकल समीकरण निकालनी है। मैंने बताया था आपको तरीका कैसे निकालते हैं। आप पहले तो देखोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, तो आप देखोगे तो केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई, केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो? एक बार। तो एक बार डेरिवेटिव करना है और इस के को क्या कर देना है? एलिमिनेट, विलोपित, तो आ जाएगी अवकल समीकरण। तो चलो करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन से, तो करो x के सापेक्ष अवकलन। तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy/dx बराबर 2k की जगह 2k और y का dy/dx। ध्यान रहे भाई, तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy/dx और फिर y का dy/dx। देखो 2 कॉमन आके कट गया हर जगह से, तो x प्लस वाई dy/dx और इधर क्या बच जाएगा? k dy/dx। मेरे को वैल्यू चाहिए k की, ठीक है, तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाएगी, आ ही जाएगी अब तो, कि dy/dx से डिवाइड कर दो इधर, तो देखो x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx आ गया के, ये हो गई इक्वेशन 2। तो जैसे ही किया आया आप उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो चाहे तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ से के निकाल के उधर पुट कर दो। तो समीकरण 2 से, ठीक है, ध्यान दें, समीकरण 2 से के का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2k, तो k की जगह रख देता हूँ ये मैं, x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ky था, k की जगह k की वैल्यू x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx। ठीक है, अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा भाई? dy/dx, और इधर क्या बच जाएगा? 2 इंटू वाई बचेगा एक, तो देखो उसके साथ में x प्लस वाई dy/dx मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dy/dx वाई स्क्वायर dy/dx बराबर 2 ऑफ एक्स वाई प्लस में 2y स्क्वायर dy/dx। तो सबको एक तरफ ले आओ, तो
तो आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से भी आएगा क्या आएगा, माइनस 2y स्क्वायर दिखा, ये 2y स्क्वायर इधर आके माइनस 2y स्क्वायर, और साथ में ये 2xy भी इधर आके माइनस 2xy बराबर 0। तो अब यदि फाइनली आंसर लिखें तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, इसके साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर में से माइनस 2y स्क्वायर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस 2xy बराबर 0। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो सेम कंसेप्ट है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो आपको उतनी बार डेरिवेटिव करना है और उसको एलिमिनेट कर देना है जो भी कांस्टेंट है। फिर जो भी इक्वेशन मिलेगी हमको उसको एलिमिनेट करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी उसकी, बस आपने डेरिवेटिव सही किया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखें कि उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करें जिनका अक्ष x अक्ष है, ठीक है। कि उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करें जिनका कि अक्ष क्या है, x अक्ष है, ठीक है। तो देखें भाई, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, कुछ पैराबोला हैं जिनका कि अक्ष एक्सिस x अक्ष है तो उनका समीकरण निकालना है। अब देखो केवल अक्ष के बारे में बोला है, x अक्ष, शीर्ष के बारे में नहीं बोला है, शीर्ष कहीं भी हो सकता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है पैराबोला, ठीक है, जनरल फॉर्म में आरबीएससी में जनरली 12th चैप्टर है, इसमें सर्कल पैराबोला सब है, ठीक है। तो ध्यान दें, ये कोई पैराबोला है इस तरीके से, जो 11th में हमने पढ़ा था वो ये था कि पहले हमने मानक रूप में पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसका वर्टेक्स यहाँ था 0 0 शीर्ष, और ये उसकी फोकस a0 नाभि, ठीक है। तो ये पैराबोला पढ़ा था हमने जिसको हम मानक परवलय बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले वाला ही y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस होता है a0 पे नाभि, और जो शीर्ष होता है वो 0 0 पे मूल बिंदु पे, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस इक्वेशन को आप जनरली इस तरीके से ध्यान रखा करो कि y माइनस 0 का स्क्वायर 4ax माइनस 0, इस तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्म में ध्यान रखोगे तो ज़्यादा आसान है कि ये जो 0 0 है वो तो क्या है, वर्टेक्स शीर्ष, और ये जो a है वो क्या है, फोकस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास में जो पैराबोला है जो हमसे पूछा है वो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका फोकस या उसका अक्ष, ठीक है, वो तो x अक्ष है तो फोकस तो x अक्ष पे ही होगा, लेकिन शीर्ष के बारे में या वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो वर्टेक्स x अक्ष पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जनरली इस टाइप के पैराबोला हैं। देखो कि ये हो गया जैसे x अक्ष है, ठीक है, ये नाभि हो गई, ये शीर्ष हो गया, या इस तरीके से भी हो सकता है, या इस तरीके से भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है कि पॉजिटिव x की तरफ ही है, तो इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये वो वक्रकुल है जिसका कि हमें क्या करना है, अवकल समीकरण निकालना है, ठीक है, इस वक्रकुल का। तो ये जो परवलय का वक्रकुल है इसका अवकल समीकरण निकालना है। तो इनमें से कोई एक ले लेते हैं हम और फिर उसके हिसाब से उस पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इनमें से एक ले लेता हूँ कोई भी, तो इसी का ही यूज़ करके लिखेंगे, ध्यान रहे। तो अब ध्यान दें आप कि जैसे ये ले लिया मैंने कि ये पैराबोला है, ये इसका फोकस है a0, ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स है, ये ले लेता हूँ मैं b, 0, क्लियर।
तो A0 तो क्या हो गया ना B, और B0 क्या हो गई है भाई, तो B0 हो जाएगी यहाँ पे शीर्ष। ठीक है, अब वो जो पैराबोला है उसके हिसाब से इस पैराबोला की इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्लियर? तो देखो y, ठीक है, तो शीर्ष क्या था भाई 0 0 0 0, जबकि यहाँ पे शीर्ष क्या है B0, तो y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4ax माइनस b। सही लिखा है क्या? तो देखो a की जगह a ही कंसीडर किया है हमने। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसकी, शीर्ष की, तो शीर्ष है उधर 0 0, लेकिन हमने जो शीर्ष लिया है वो है B0, तो x के साथ में तो b x कोऑर्डिनेट, y के साथ में y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, x के साथ में x कोऑर्डिनेट, y के साथ में y कोऑर्डिनेट, तो उधर शीर्ष 0 0 था तो वहाँ 0 0 ही होता है, जबकि यहाँ पे B0 है तो B0, 4a की जगह 4a ही है, फोकस हमने a लिया है। ठीक है, तो अब ध्यान दें इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, परवलय का अवकल समीकरण निकालना है। क्लियर? तो ध्यान दें, तो देख लेंगे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं भाई आपको, क्योंकि उतनी बार अवकलन करना पड़ेगा ना जितने स्वेच्छाचार होंगे, तो आपको यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे होंगे, एक तो a और एक b। तो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन से। ठीक है, तो ये आएगा देखो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर y का dy/dx बराबर, इधर देखो तो y स्क्वायर का 2y dy/dx, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो 4a की जगह 4 ही है, x का 1 और b का 0। क्लियर? एक बार और कर सकते हैं, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन से, लेकिन उससे पहले देखो इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल y dx। क्लियर? तो y dx बचा है भाई केवल, ध्यान रहे इस 2 से ये 4 2 बार कट चुका है, तो केवल 2 है वहाँ, तो y dy/dx तो किससे होगा u डॉट v से, तो पहले y ऐसे कैसे dy/dx का d2y/dx2 प्लस फिर dy/dx ऐसे कैसे, ये dy/dx ऐसे कैसे, इस y का अगेन dy/dx। क्लियर? कैसे किया है स्टूडेंट्स, ध्यान दें, y ऐसे कैसे dy/dx का d2y/dx2, फिर dy/dx ऐसे कैसे इस y का dy/dx बराबर ये 2 एज इट इज़ a, सॉरी, तो 2a, तो 2a के क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आई है y d2y/dx2 प्लस में dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है अवकल समीकरण किसकी, इस परवलय की। तो इस परवलय के हिसाब से ये अवकल समीकरण है। क्लियर? 4th क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5th। तो ध्यान दें, तो 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सरल रेखा ज्ञात करें जो अवकल समीकरण dy/dx इक्वल्स टू m को संतुष्ट करती है। ठीक है, कि dy/dx इक्वल्स टू m को संतुष्ट करती है तथा y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है। ये ठीक है। तो क्या है 5th क्वेश्चन, ध्यान दें कि उस सरल रेखा का समीकरण पता करना है जिसके लिए एक कंडीशन तो क्या है dy/dx बराबर m,
और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है कि वाई अक्ष पे 3 अंतःखंड काट रही है। ठीक है, तो जनरली कुछ इस टाइप से है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0,3 कि 3 अंतःखंड काट रही है ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इसी को तो बोलते हैं वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और ये एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। तो उसने बोला है 3 लंबाई का अंतःखंड, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 3 है। तो जब ये डिस्टेंस 3 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। भाई ये डिस्टेंस 3 है तो ये पॉइंट 0,3। ठीक है, और अब देखो यदि आपको स्लोप वाला टॉपिक आपने पढ़ा है 12th क्लास में तो आपको पता होगा dy/dx इस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा m, तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप एक तरीके से m है। जनरली तो dy/dx इसको डिनोट करता है किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी स्लोप, लेकिन अब ये तो खुद ही लाइन है तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट कौन होगी, ये खुद ही हो जाएगी। तो एक्चुअल में dy/dx इसी की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी स्लोप क्या है m। और वैसे देखा जाए तो लाइन की स्लोप क्या होती है, प्रवणता या ढाल tan थीटा, तो एक्चुअल में m बराबर tan थीटा है। थीटा क्या होता है उसका पॉजिटिव x के साथ बनाया गया कोण, तो यहाँ tan थीटा बराबर m है एक तरीके से। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चाहे तो y = mx + c होता है y अक्ष पे अंतःखंड और m होती है उसकी स्लोप या ढाल, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन डायरेक्ट y = mx + 3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने किसी अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसको इंटीग्रेट करके वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में आएगा वो, तो अभी उस मेथड पे नहीं जा रहे, बाकी कर सकते हैं उससे। तो मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ जिसमें हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए बेसिकली, तो हम लाइन की कोई जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। तो देखो माना, और उसके हिसाब से कर लेंगे। माना अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो हमको चाहिए, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो माना अभीष्ट रेखा का समीकरण। अब आप जिस भी रूप में लेना चाहो, तो ये मैंने जनरल फॉर्म ले ली ax + by + c = 0। तो ये किसी भी रेखा की क्या है जनरल फॉर्म है। तो मेरे को जो भी लाइन चाहिए भाई, जो भी लाइन मेरे से पूछी है, मेरे को नहीं पता क्या आने वाली है उसकी इक्वेशन, मेरे को तो ये पता है कि किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन है कि ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने ये ले ली कि माना जो रेखा हमको पूछी है, तो जो अभीष्ट रेखा है उसका व्यापक समीकरण है ये। ठीक है, 3-4 टाइप से होता है रेखा का समीकरण भी, अंतःखंड रूप में, व्यापक रूप में, ढाल और अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो ये मैंने व्यापक रूप में ले लिया। अब जो जो कंडीशंस मेरे को दी गई है वो मैं अप्लाई करता जाऊँगा। तो पहले तो आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें आप इसको। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो a यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन से। तो x के सापेक्ष अवकलन से तो करो x के सापेक्ष अवकलन। a ऐसे कैसे, x का x के सापेक्ष 1, b ऐसे कैसे, y का dy/dx और c का 0। तो कुल मिला के यहाँ से यदि मैं dy/dx की वैल्यू निकालूँ तो देखो ये a उधर चला गया तो माइनस का a/b। क्लियर, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो dy/dx बराबर -a/b। dy/dx की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ लिख देते हैं दिया है, इसको छोड़ो एक को भी, तो दिया है dy/dx = m है अतः, तो dy/dx क्या है m, तो यहाँ m रख देता हूँ, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का a/b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी भाई, या a की निकालना चाहें तो a की आ जाएगी, देखो माइनस को भी इधर भेज दो तो -mb। तो ये एक कंडीशन मिल गई मेरे को। ठीक है, तो a बराबर -mb, तो a की कंडीशन आई है a = -mb। और अब एक और कंडीशन निकालते हैं। y अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है, तो देखो जब y अक्ष को काटेगी, y अक्ष पे 3 अंतःखंड काट रही है तो इसका मतलब 0,3 से गुजर रही है। तो यहाँ ठीक है कि y अक्ष पे 3 अंतःखंड काटने का मतलब क्या है, 0,3 से गुजर रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि अभीष्ट रेखा, ठीक है, 0,3 से गुजरती है, तो सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 0,3 देयरफॉर, ठीक है, तो 0,3 से गुजरती है, अतः 0,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो रखो 0
y की जगह रखो 3 तो ये हो गया 3b, c की जगह c बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 3b, इस c को उधर ले जाओ तो माइनस c, तो कुल मिला के c की वैल्यू आ गई -3b। क्लियर? तो ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब समीकरण 1 और 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी हमने, उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान, अब इसको हमने कोई इक्वेशन तो बोला नहीं, ठीक है, इसको बोल दो आप इक्वेशन एक तरीके से, ठीक है, या व्यापक समीकरण में रखने में, ठीक है, से मान रेखा के व्यापक समीकरण में रखने पर, तो रख दो मान व्यापक समीकरण में, तो ax, ठीक है, ए का मान निकाला था हमने -mb, तो ए की जगह रख देते हैं -mbx प्लस by, b का मान तो b है, निकाला ही नहीं, ठीक है, तो b की जगह b, c का निकाला है -3b बराबर 0। आप देख रहे होंगे b कॉमन आ रहा है, तो माइनस का mx प्लस वाई -3 बराबर 0, तो b कॉमन आके किस में चला गया 0 में, तो माइनस का mx प्लस वाई -3 बराबर 0, तो यहाँ से y को तो इधर ही रखो, mx और 3 को उधर भेज दो, तो y बराबर mx प्लस 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो अभिष्ट रेखा है उसका समीकरण ये होगा। तो इसमें हमने इंटीग्रल की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट डेरिवेटिव से ही आ गया। बाकी इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट, ठीक है, उससे हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रल पढ़ा नहीं है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो एग्जाम में आता है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ पढ़ के जाओगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम हमारी अगली एक्सरसाइज जो कि है किसी भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, उस पर आएंगे। ठीक है, मेन काम तो यही है इस बुक में कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 कि प्रदर्शित कीजिए कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स निम्न अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, एक इक्वेशन दी है हमें y इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई एक्स, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ये वाली। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, ओवरऑल मीनिंग यही है कि आप या तो ये बोल लो कि ये इसका हल है, या फिर आप यूँ बोल लो कि इस समीकरण की ये अवकल समीकरण है। एक ही बात है। ठीक है, या तो क्या बोल रहे हैं कि ये इसका हल है, या फिर इस समीकरण की ये अवकल समीकरण है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो करने की दो तरीके हैं हमारे पास में कि इस समीकरण को लेके चलो आप और इसकी अवकल समीकरण निकालो, ये आ जानी चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरी टेक्निक क्या है, इस समीकरण के हिसाब से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये समीकरण इसका हल है। जनरली हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है कि एक्स वाई में ऐसा संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो ये जो संबंध है वो इस अवकल समीकरण को यदि संतुष्ट कर देगा तो इसका हल हो जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालें, यहाँ पुट कर दें, अपने आप 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का यदि, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका जो अभी हम करते आ रहे हैं सारे सवाल, कि क्या हमें करना क्या है एक्चुअल में, हमें यही तो करना है कि इस समीकरण की अवकल समीकरण निकालनी है।
ठीक है, कि या तो बोल लो ये समीकरण इसका हल है या फिर बोल लो इस समीकरण की अवकल समीकरण है, एक ही बात है। तो मैं उसी तरीके से कर देता हूँ जिससे हम करते हुए आ रहे हैं। तो देखें सॉल्यूशन, यह है y बराबर ax प्लस b/x, ये ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि हमें अवकल समीकरण निकालनी है। तो अवकल समीकरण निकालनी है तो करना क्या है, बेसिकली अवकल समीकरण निकालनी है तो हम देखेंगे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उतनी बार अवकलन करेंगे और उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनका विलोपन कर देंगे। तो यहाँ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 हैं, a और b। तो 2 बार अवकलित करेंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे, विलोपन। तो अब विलोपन करते टाइम या तो पहले अवकलन कर लो, बाद में फिर उनका मान निकाल के रख दो, या फिर अवकलन ही इस तरीके से करो कि उसी टाइम खत्म हो जाए। तो मैं अवकलन ही इस तरीके से कर रहा हूँ कि उसी टाइम खत्म हो जाएंगे। तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो y इंटू एक्स, ये हो गया ax स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस में b, ठीक है। तो मैं अवकलन ही इस तरीके से कर रहा हूँ कि अवकलन के टाइम ये भी खत्म हो जाए। तो अब कर लो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन से तो करो y ऐसे कैसे x का 1, x ऐसे कैसे y का dy/dx बराबर, तो a ऐसे कैसे x स्क्वायर का 2x और b का 0, क्लियर। तो ये हो गया y प्लस एक्स dy/dx बराबर a इंटू 2x। तो कुल मिला के ये इस तरीके से आया y प्लस एक्स dy/dx बराबर 2 टाइम्स ax, इस तरीके से। तो अब इस समीकरण में, ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो एक बार और अवकलन कर सकते हैं क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो अब यदि आप अवकलन कर रहे हो तो एक तरीका तो है तो आप x को इधर भेज के कर लो ताकि a यहीं खत्म हो जाए, और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे अवकलन करो, a का मान आएगा, उस a के मान को उठा के रख देना वापस यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो जिस भी तरीके से आसान लगे। तो देखो इसको बोल देते हैं 2, ये था 1, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन से क्या कर सकते हैं कि x को इधर भाग देके डायरेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अवकलन मुश्किल होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहो तो यहाँ अवकलन कर लो, a का मान निकाल के यहाँ रख देना। तो करो अवकलन y का क्या हो जाएगा भाई, dy/dx। अब x इंटू dy/dx का u डॉट v से पहले x ऐसे कैसे dy/dx का d2y/dx2, फिर dy/dx ऐसे कैसे x का 1, इधर ये 2a ऐसे कैसे x का 1, क्लियर। तो ये टोटल मिला के आ गया x d2y/dx2 प्लस में 2 dy/dx, दिख रहा है dy/dx 2 dy/dx बराबर 2a, इसको बोल दो समीकरण 3, क्लियर। इसको डिफरेंशिएट किया, y का dy/dx u डॉट v, पहले x को छोड़ दिया, dy/dx का d2y/dx2, फिर dy/dx को छोड़ दिया, x का 1, यहाँ 2a को ऐसे कैसे रहेगा x का 1, कुल मिला के 2a की वैल्यू आ गई। तो जब 2a की वैल्यू आ गई उठा के रख दो, तो 2a का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो 2 में भाई, तो y प्लस एक्स dy/dx बराबर 2a की जगह रखो ये x d2y/dx2 प्लस 2 dy/dx इंटू एक्स। तो ध्यान दें 3 से मान निकाला है 2a का, 2 में रखा है, तो यहाँ 2a की जगह रखा है मैंने क्या, x d2y/dx2 प्लस 2 dy/dx, ये एज इट इज़ है y प्लस एक्स dy/dx, 2a ये 2a, तो 2a की जगह ये x d2y/dx2 प्लस 2 dy/dx, और 2a के साथ में x था तो x एज इट इज़। अब कर लो इसको सोल्व, तो देखें y प्लस एक्स dy/dx बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस में 2x dy/dx, क्लियर। सबको एक तरफ ले आओ, उधर ही ले चलते हैं। तो x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस में 2x dy/, देखो अब देखो भाई उधर 2x dy/dx है, इधर x dy/dx है, तो 2x में से एक x जाएगा तो एक बार ही बचेगा, तो x dy/dx बचेगा उधर, ये y भी उधर चला गया तो माइनस y, तो इधर क्या बचा बराबर 0। तो ये आंसर आया, देख लो मैच कर रहा है क्या, ये सेम,
ठीक है, तो ये इसकी अवकल समीकरण होगी। तो ये था अवकल समीकरण। कोई भी आपको समीकरण दी हुई हो उससे अवकल समीकरण कैसे निकालनी है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है और क्या कर देना, उनको एलिमिनेट कर देना है। अब वो आप पे है कि आप कैसे एलिमिनेट करते हो। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण का निर्माण वाला टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल, कि हल क्या होता है और हल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो पहले तो हल का मतलब समझें कि हल का मतलब क्या है। कि हल का मतलब ये है कि कोई भी अवकल समीकरण यदि दी हुई है तो उस अवकल समीकरण के रिगार्डिंग एक ऐसा रिलेशन एक्स वाई में, कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध जिसमें पहली बात तो कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ वो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर दे। तो किसी भी अवकल समीकरण का हल, उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई में ऐसा संबंध जिसमें कोई अवकल गुणांक विद्यमान नहीं हो और साथ ही साथ वो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट भी कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण का हल। अब देखो हल ज्ञात कैसे करते हैं वो बाद की बात है। ठीक है, जनरली आपने अवकल समीकरण कैसे निकाली थी, अवकलन करके। तो जब वापस से हल निकालेंगे तो अवकलन का उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो क्या होगा, समाकलन। तो समाकलन करके निकालेंगे। ठीक है, अब आपको पता है समाकलन हर किसी का नहीं कर सकते, तो आप अपनी तरफ से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो और उसका सॉल्यूशन निकालने बैठ जाओ तो जरूरी नहीं है मिले ही आपको। ठीक है, हाँ, जो बुक में दी हुई है उसके हिसाब से हमारे पास मेथड्स हैं तो उनका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो जब करेंगे तब देख लेंगे। बाकी अभी हल पे चल रहे हैं हम, या हल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हल का मतलब क्या है, एक्स वाई में ऐसा रिलेशन, या यदि जेड भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को क्या कर रहा हो, संतुष्ट कर रहा हो। ठीक है, तो अब हल, अवकल समीकरण का हल या अवकल समीकरण का समाकलन भी बोलते हैं हम, ध्यान दें। तो हल या समाकलन कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखें आप, तो अवकल समीकरण का हल या समाकलन, तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लिखें इसमें चरों एक्स वाई में। अब देखो जेड भी हो सकता है या हो सकता है यू हो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में एक्स वाई का जिक्र कर रहा हूँ। चरों एक्स वाई में ऐसा संबंध जिसमें कोई अवकल गुणांक विद्यमान नहीं हो। तो चरों एक्स वाई में ऐसा संबंध जिसमें कोई अवकल गुणांक विद्यमान नहीं हो तथा जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो चरों एक्स वाई में ऐसा संबंध जिसमें कोई अवकल गुणांक विद्यमान नहीं हो तथा जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट इट कंटेन्स नो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स एंड आल्सो सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हल की डेफिनेशन हो गई। अब हलों के प्रकार। ठीक है, तो जो हलों के प्रकार हैं जिनसे हमको मतलब है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो देखो सबसे पहला है व्यापक हल, या इसको हम पूर्ण समाकलन भी बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, तो किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वच्छ अचर उपस्थित हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वच्छ अचर उपस्थित हों। तो इंग्लिश में लिखेंगे ए सॉल्यूशन
in which a solution in which number of arbitrary constants equals to order of differential equation is called general solution of differential equation। ठीक है, तो किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर उपस्थित हों उसे क्या बोलेंगे, व्यापक हल या पूर्ण समाकलन। व्यापक हल को पूर्ण समाकलन भी बोलते हैं हम, कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, d2y/dx2 = 0, बिल्कुल सिंपल से लिए मैंने। ठीक है, तो इसका व्यापक हल निकालना है आपको। तो व्यापक हल निकालने का तरीका सीधा सीधा है, समाकलन करके ही निकालेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से ही। तो जैसे मैंने इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा dy/dx बराबर कोई कांस्टेंट, कि 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट। ठीक है, दोबारा इंटीग्रेट करूँगा तो देखो dy बराबर इस dx को उधर ले चलो c/dx, और अब कर लो आप दोबारा इंटीग्रेट, तो dy का y हो जाएगा, c dx का x हो जाएगा, और एक और कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखे आपको, एक तो c हो गया। ठीक है, एक तो c हो गया और एक c1 हो गया, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 थी। ठीक है, तो जब हमने समाकलन किया तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी, 2 थी। तो जब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये क्या है, इसका व्यापक हल है, क्योंकि जितनी डिग्री गलत बोल दिया मैंने। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, 2। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ऑर्डर क्या था, 2। ठीक है, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 हैं। क्यों, क्योंकि जो दी गई अवकल समीकरण थी उसकी कोटि या उसका ऑर्डर 2 था। तो ऐसा हल जिसमें दी गई अवकल समीकरण का जो भी कोटि है, जो भी उसका ऑर्डर है, उसके बराबर यदि स्वेच्छ अचर उपस्थित हैं तो उसको क्या बोलेंगे, व्यापक हल। तो यहाँ पे कोटि 2 थी और 2 ही स्वेच्छ अचर उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका व्यापक हल। तो कोई भी अवकल समीकरण उसका ऐसा हल जिसमें उसकी जितनी कोटि है उतनी ही स्वेच्छ अचर हों तो उसे क्या बोल देंगे, उसका व्यापक हल। ठीक है, और जैसे मान लो हमारे पास में डायरेक्ट इक्वेशन यही होती कि dy/dx = x, तो इसको कैसे सोल्व करते, dy/dx = x dx, तो इंटीग्रेट करते। अब इतना सा तो आता होगा ना भाई, 12th में पढ़ रखे हैं ये, तो बाकी पढ़ेंगे आगे, चर पृथक्करण विधि, कई सारी विधियां हैं, तो सारी सीखेंगे कैसे हल करते हैं। ठीक है, अभी समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। dy का y x का हो जाएगा x² प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीग्रेशन किया है ना आपने। तो अब देखो इसकी कोटि थी 1, इसका ऑर्डर, और इसके सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसकी कोटि या इसका जो ऑर्डर है उसके बराबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसके बराबर स्वेच्छ अचर है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल का मतलब केवल और केवल इतना है कि जितनी उसकी कोटि हो, जितना उसका ऑर्डर हो, उतने स्वेच्छ अचर होने चाहिए। तो जैसे इसकी कोटि 2 थी, यहाँ 2 स्वेच्छ अचर थे, तो इसको इसका व्यापक हल बोलेंगे। यहाँ कोटि 1 थी, 1 स्वेच्छ अचर मिल गया हमको, तो इसको इसका व्यापक हल या पूर्ण समाकलन बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो जनरली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब आपने अवकल समीकरण बनाई थी तो आपने किया क्या था, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार तो डिफरेंशिएट किया था। तो इसमें 2 हैं तो 2 बार ही तो आप डिफरेंशिएट करोगे, तो जनरली d2y/dx2 तक के अवकलज मिलेंगे हमको। तो जब वापस से समाकलन करें तो ऐसा ही तो होना चाहिए कि जब हम वापस से समाकलन करें तो हमको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलने चाहिए, तो इसलिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्वतंत्र होने चाहिए भाई। ये होते कितने होते हैं ये संख्या में, जितनी कोटि हो। ठीक है, और सारे के सारे स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र से मेरा मतलब है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया एक कि y बराबर ax प्लस c माइनस डी, इस तरीके से कि ये किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल है, और आपसे ये पूछ लिया कि उसकी कोटि बताओ क्या थी। ठीक है, तो आपको पता है जितने व्यापक हल में स्वेच्छ अचर उपस्थित होते हैं उतनी अवकल समीकरण की कोटि होती है, कि जितने स्वेच्छ अचर व्यापक हल में उतनी अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर। तो यहाँ कितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी ही उस अवकल समीकरण की क्या होगी, कोटि या ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने स्वेच्छ अचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्वेच्छ अचर तो ये रहा, ठीक है, ax, और एक स्वेच्छ अचर ये रहा। अब ये दिखने में किसी को 2 दिख रहे होंगे, ये 2 नहीं है भाई, ये कोई कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, नया कांस्टेंट।
ठीक है, ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, दो संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई नई संख्या ही मिल जाएगी। तो इसको एक तरीके से C1 नाम दे सकते हो आप। तो एक तो A हो गया, एक C1 हो गया, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है केवल। ठीक है, तो इसका मतलब उस अवकल समीकरण की कोटि क्या रही होगी? 2। ध्यान रहे, एक ये है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इंटू ई पे पावर d प्लस f, ये किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, कि कोई अवकल समीकरण थी, उसको हमने सोल्व किया तो उसका व्यापक हल ऐसा मिला हमको। तो अब आपको बताना है कि उस अवकल समीकरण की कोटि क्या थी। तो जनरली ऐसे जेईई मेन वगैरह में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, तो अब देखो उसकी कोटि क्या रही होगी। तो कोटि किसके बराबर होगी? जितने स्वेच्छ अचर होंगे उस अवकल समीकरण में। तो इस अवकल समीकरण में के हल में, व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर हैं, उतनी ही उस अवकल समीकरण की कोटि रही होगी या उसका ऑर्डर रहा होगा। तो इस अवकल समीकरण के व्यापक हल में आप देख लो कितने स्वेच्छ अचर हैं। मैंने बताया था स्वेच्छ अचर जब भी देखेंगे तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ax² वाली टर्म, ये bx वाली टर्म इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में नहीं जुड़ेगी, कटेगी। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इस टर्म की, देखो इस कंप्लीट टर्म की, इस पद की, तो अब आपको इसमें दिखने में आपको क्या है? 3 अचर दिख रहे होंगे कि c, एक d और एक f, लेकिन ये 3 नहीं है, ये एक ही है। कैसे है? देखो e पे पावर d, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। e की वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, उस पर कुछ पावर करोगे तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा नया। उस नंबर को किसी c से मल्टीप्लाई करोगे, एक और नंबर आ जाएगा। फिर उसमें f जोड़ोगे तो कोई और नंबर आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स ही तो हैं। तो जब आप e पे पावर कोई नंबर, जैसे e², उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर मान लो c 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3e², उसमें फिर मान लो f 5 है, 5 जोड़ दिया तो ओवरऑल एक नंबर आ जाएगा नया, कुल मिला के, जुड़ के, घट के, गुणा होके, भाग होके, जो भी। तो उस नए नंबर को हम क्या बोल देंगे? C1। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक ही नंबर है, तो कुल मिला के एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये इनमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, ये स्क्वायर वाली है, ये x वाली है और ये कांस्टेंट है। तो 1 2 3, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब उस अवकल समीकरण की कोटि क्या रही होगी? 3। क्लियर? तो दिखने में आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, जबकि 5 नहीं है, 3 ही है। क्लियर? तो स्वतंत्र होने चाहिए एक दूसरे में, ऐसे नहीं कि गुणा होके, भाग होके कुछ नया ही बन जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है? जिसमें अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर के बराबर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतने ही स्वेच्छ अचर उपस्थित हों। ठीक है, और जनरली हम यही निकालेंगे इस पूरी बुक में। अगला विशिष्ट हल। ठीक है, तो अब विशिष्ट हल, तो अब मैं बात कर रहा हूं विशिष्ट हल की। ठीक है, तो ध्यान दें क्या है विशिष्ट हल? किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें या जिसको अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? कि किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसको अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर प्राप्त किया जा सके। तो ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिविंग स्पेसिफिक वैल्यू टू दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसको कि व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर प्राप्त किया जा सके। तो ध्यान दें, एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं कि विशिष्ट हल क्या होता है। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट कि मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू x। करो आप तो इसको सोल्व, dy/dx इक्वल्स टू x dx, तो dy/dx इक्वल्स टू x dx, तो dy का इंटीग्रेशन y x dx, तो x का हो जाएगा x²/2 प्लस में सम कांस्टेंट। क्लियर? अब मान लो इसी के साथ में हमको एक कंडीशन दी हुई थी
कि जब x 0 है तो y 1 है। ये कंडीशन दी हुई होती है जनरली जब भी विशिष्ट हल निकालते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन, कुछ भी कि x की वैल्यू यह है तो y ये है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो ये व्यापक हल है, क्योंकि इसकी कोटि 1 थी, एक स्वेच अचर आ गया हमारे पास में, तो ये व्यापक हल है। अब ये जो व्यापक हल में आपको कांस्टेंट दिख रहा है भाई, इस कांस्टेंट को यदि कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दे, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दे 2, 3, तो फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल। तो जैसे ये कंडीशन यदि मैं पुट करूँ x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगी ये टर्म, y की जगह 1 तो इधर 1 आ जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, ये उठा के रख दो। तो ये जो सॉल्यूशन मिला है आपको इस तरीके से कि जो व्यापक हल में उपस्थित कांस्टेंट थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, उनको हमने कोई ना कोई मान दे दिया, 1, 2, 3 जो भी है मान, ठीक है, जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से। तो ये जो मान देने के बाद में ये जो रिलेशन बन रहा है इसको क्या बोला जाएगा, विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो व्यापक हल में जो अचर हैं उनको कोई मान दे दो, तो फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या बोल देंगे हम, विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। अगला है विचित्र हल, ठीक है। तो अब विचित्र हल क्या है, या सिंगुलर सॉल्यूशन। तो विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसको अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर प्राप्त नहीं किया जा सके। यह है विचित्र हल की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि किसी अवकल समीकरण के या किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसको अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देकर प्राप्त नहीं किया जा सके। तो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई द गिविंग स्पेसिफिक वैल्यू टू दी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होता क्या है विचित्र हल, अब ये समझें आप। तो देखो जैसे मेरे पास में ये कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू, या यूँ समझिए कि ये है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू, आपकी बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, px + a/p, ठीक है, बुक में ही है जनरली ये एग्जाम्पल। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा p क्या है यहाँ पे, p है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। अच्छा ये इक्विवेलेंट का साइन है भाई कि p इसके इक्विवेलेंट है, कि कुछ समय के लिए हमने p को ये बोल दिया है कि dy/dx को ये p बोल दिया है। तो p जो काम करेगा वो dy/dx का काम और p का काम सेम ही है, ठीक है। तो p इक्विवेलेंट टू dy/dx, तो जो dy/dx का काम है वही p का काम है, ठीक है। तो y इक्वल टू ऑपरेटर है एक तरीके से dy/dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो p हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx। तो देखो तो ये जो dy/dx है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो px + a/p, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ये है y = dy/dx × x + a/dy/dx, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जिसको हमने p बोला, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, तो रख दिया यहाँ पे। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जनरली इसको बोलते हैं क्लेरो का समीकरण, पढ़ोगे आप सेकंड चैप्टर में, ठीक है, बुक में है आपके। तो क्लेरो का समीकरण बोलते हैं। तो ये अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल कुछ इस तरीके का होता है, y = mx + a/m, इस टाइप का ये अवकल समीकरण। तो ये जो अवकल समीकरण है इसका व्यापक हल है ये, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण का क्या है, ये व्यापक हल, तो ये, ठीक है, क्या है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल, तो व्यापक हल। तो ये अवकल समीकरण है, इसका ये व्यापक हल है। व्यापक हल कैसे है, देखो इसकी कोटि कितनी है, 1, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m,
ठीक है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें m। अब ये आया कैसे, वो बाद की बात है भाई, वो जब हम अवकल समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे ना कि अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तब देखेंगे कैसे करते हैं सोल्व। ठीक है, अभी हमने मान लिया कि इस अवकल समीकरण का ये हल है, ठीक है, जिस भी तरीके से हमने निकाला हो, ठीक है, वो सीखेंगे सेकंड चैप्टर में तब। तो इस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है। अब इस व्यापक हल में ये जो m दिख रहा है, इसको आप स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे तब तो ये बन जाएगा विशिष्ट हल, और नहीं दोगे और भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे जो इसको सेटिस्फाई कर दे तो वो होगा उसका विचित्र हल। तो देखो ये जो y = mx + a/m है, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको समझने के लिए ध्यान दें। ये क्या है कि आपने पैराबोला पढ़ा होगा 11th क्लास में, RBSE में 12th चैप्टर है, CBSE में भी है पैराबोला के नाम से चैप्टर, शायद 11th होगा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को, 11th चैप्टर होना चाहिए। तो देखो ये वाली जो पैराबोला होती है, जो सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, y² = 4ax, तो इसकी जो स्पर्श रेखा होती है इस परवलय की, इस पैराबोला की, उसका समीकरण होता है कुछ इस तरीके से, y = mx + a/m। तो ये जनरल इक्वेशन है। तो ये जो पैराबोला है उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण या टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये y = mx + a/m। तो कोई स्पर्श रेखा, ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है जनरली y = ये mx + a/m। इसकी जो टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन है ये y = mx + a/m। इस परवलय की स्पर्श रेखाओं का समीकरण है ये, ठीक है। तो ये जो परवलय है उसकी स्पर्श रेखाएं हैं y = mx + a/m। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, देखो फर्स्ट ईयर में बोला था आपने कि आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये जो रेखा कुल है, रेखा कुल कैसे, अब एक रेखा नहीं है, कई सारी रेखाएं हैं। देखो m की वैल्यू चेंज करते जाओगे सारी रेखाएं मिलती जाएगी आपको, ध्यान रहे भाई, रेखा कुल है ये, m प्राचल है यहाँ पे पैरामीटर, जैसे जैसे m चेंज करोगे ये सारी रेखाएं मिलती जाएगी। तो इस रेखा कुल का ये परवलय क्या है, अनवलोप, ठीक है। तो अनवलोप की ये डेफिनेशन थी, क्या थी कि किसी रेखा कुल को यदि कोई वक्र स्पर्श करता हुआ जाए उस रेखा कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी पॉइंट पे, तो किसी रेखा कुल के प्रत्येक सदस्य को यदि कोई वक्र किसी न किसी पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है तो उस वक्र को क्या बोलते हैं, उस रेखा कुल का अनवलोप, ठीक है। तो ये रेखा कुल के हिसाब से जो वक्र होगा वो इस रेखा कुल का अनवलोप हो जाएगा। और कोई दूसरा वक्र कुल होगा तो उसको जो भी कोई दूसरा कर्व टच करता हुआ जाएगा उसके हर एक मेंबर को किसी ना किसी पॉइंट पे, तो उसको उस वक्र कुल का क्या बोल देंगे, अनवलोप। तो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को यदि कोई दूसरा वक्र किसी न किसी पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, उस वक्र कुल का अनवलोप, ठीक है। तो ये उस अनवलोप की डेफिनेशन थी फर्स्ट ईयर में, और आपने अनवलोप निकाला भी था कि जनरली क्या करते थे कि जो भी पैरामीटर हो तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे और उसको एलिमिनेट कर दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते भी थे। तो वहाँ पे जो भी अनवलोप, तो जो भी मेथड था फर्स्ट ईयर में उसके हिसाब से हम अनवलोप निकाल लिया करते थे, पूरी पूरी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको यहाँ पे, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि ये अवकल समीकरण थी, ये उसका व्यापक हल है। लेकिन ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, मैं बोल रहा हूँ कि ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो दिख रही है ना आपको y² = 4ax, देखो ये भी इसका सॉल्यूशन है। कैसे है, आप देखो यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, यदि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, तो करो डिफरेंशिएट। तो y² का 2y dy/dx 4ax का हो जाएगा 4a, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं dy/dx निकालूँ तो देखो dy/dx, तो dy/dx क्या आएगा, 4a/2y, तो 4a/2y दैट मीन्स 2a/y, क्योंकि 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो ये हो गया 2, ठीक है। और ये है, इस अवकल समीकरण को बोल रहे हैं 1, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से मान 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, ठीक है, बराबर px या dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, 2a/y dy/dx की इंटू x प्लस a/dy/dx, a/dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या है 2a/y, तो अपॉन वाला y ऊपर चला गया है भाई। कुछ कट रहा है, तो कट रहा है, देखो ये a कट गया। अब देखो LCM क्या आ रहा है, तो LCM आ जाएगा
2y, 2 इंटू वाई आ जाएगा एलसीएम। तो ये तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 4ax प्लस ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो y स्क्वायर। क्लियर। तो y बराबर 4ax, 4ax की वैल्यू क्या है भाई, देख लो, ये रहा y स्क्वायर बराबर 4ax दिख रहा है, y स्क्वायर बराबर 4ax यहाँ से, तो 4ax की जगह भी y स्क्वायर रख रहा हूँ, तो यहाँ 4ax की जगह y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y, तो कुल मिला के क्या हो गया, y बराबर y स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन 2y, तो 2 से 2 कट गया, एक y से एक y कट गया, तो y बराबर y, तो आ गया। सही है, LHS बराबर RHS। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, उससे हमने dy बाई dx निकाला और जैसे ही यहाँ पुट किया तो ये संतुष्ट हो गई। ठीक है, एक तरीके से सेटिस्फाई हो रही है कि इस इक्वेशन के हिसाब से यदि मैं dy बाई dx निकालता हूँ और इसमें पुट करता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इसका मतलब इस समीकरण ने इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दिया, और यदि कोई समीकरण या कोई एक्स वाई में संबंध किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट कर देता है तो उसका हल होता है। तो इसका मतलब इस समीकरण ने इस अवकल समीकरण को संतुष्ट किया है, LHS बराबर RHS आई है, तो इसका मतलब ये इसका हल है। लेकिन देखो ये जो हल है, अब ये इस व्यापक हल से यदि आप m को कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे 2, 4, 5 तो ये मिलेगा क्या, नहीं, कभी नहीं मिल सकता। तो इस व्यापक हल में जो उपस्थित स्वेच्छ अचर है m, यदि हम उसको कोई भी मान दे दें तो ये हमें कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये विशिष्ट हल तो है नहीं, तो विशिष्ट हल है नहीं तो ये क्या कहलाएगा, विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरली सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है, तो जनरली सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास में जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल आया है, तो किसी अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है, ठीक है, उसका अनवलोप, ठीक है, वो विचित्र हल बनता है। तो जैसे इस व्यापक हल का अनवलोप क्या था, ये, ठीक है, बताया अभी आपको। ठीक है, तो जो भी व्यापक हल होता है उसका यदि कोई अनवलोप है तो वो विचित्र हल बन जाता है उस अवकल समीकरण का। अब हर किसी व्यापक हल का, जैसे ये जो भी वक्र कुल है, ठीक है, तो इसका एनवलोप करे, एग्जिस्ट करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी व्यापक हल का एनवलोप एग्जिस्ट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिस केस में एग्जिस्ट कर रहा हो उस केस में वो उसका विचित्र हल बन जाता है। ठीक है, बाकी हर किसी व्यापक हल का एनवलोप एग्जिस्ट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन थी हमारे पास में। व्यापक हल मतलब जितनी कोटि अवकल समीकरण की उतने ही स्वेच्छ अचर, बस सारे स्वेच्छ अचर स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, तो वो व्यापक हल में ही आप जो भी अचर उपस्थित है उनको स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे 1, 2, 3 जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, तो वो बन जाएगा विशिष्ट हल। और फिर तीसरा, यदि व्यापक हल में उपस्थित अचर हैं उनको मान दे के जिसको प्राप्त नहीं कर सके उसे क्या बोलेंगे, विचित्र हल। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइप के हल हैं, व्यापक, विशिष्ट, विचित्र। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और चाहिए, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।